मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। मेरा पति मेरे कमरे में आया। मैं उसे देखकर बहुत खुश हुई। तस्वीर से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मेरे सामने आकर बैठ गया, मुझसे अच्छी अच्छी बातें करने लगा और मुझे तोहफे में सोने की अंगूठी दी। मुझे नहीं पता था कि वह मुझे सोने की अंगूठी देगा। मुझे लगा कि कोई 5 या बस जान छूट जाएगी, मैं उस पर भी खुश हो जाती। लेकिन मैं सोने की अंगूठी लेकर बहुत खुश हो गई थी। उसने कहा कि मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा, बस तुम हमेशा मेरी बातें मानना। मैंने कहा कि आपकी बात नहीं मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी। वह भी खुश हो गया। थोड़ी देर गुजरी थी कि उसने कहा कि मैं अभी आता हूँ। उठकर कहीं बाहर चला गया और थोड़ी देर बाद फिर कमरे में दाखिल हुआ। मेरे सामने आकर बैठ गया। मैंने सर नीचे किए हुई थी क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। सुबह जब मैं उठी तो मेरे हाथों में सोने की 7 अंगूठियाँ थी। इसका मतलब क्या था? वह तो आप लोग समझ ही गए होंगे। मेरा नाम सोनिया है और मेरी उम्र 19 साल हुई तो घर वालों ने रिश्ता देखना शुरू कर दिया। हम लोग किसी गांव में रहते थे जहां पर यूँ समझे कि कुल 100 घर थे। इन घरों के अंदर ही कोई डॉक्टर था तो कोई टीचर, किसी के कपड़े की दुकान तो किसी की नाई की दुकान, किसी ने खाने पीने की, और शहर जाना बहुत कम ही होता था। हमारे गांव बहुत छोटा सा था, लेकिन इस गांव को छोड़ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था क्योंकि हम सब लोग सरकार की ज़मीन पर बैठे थे। मुफ्त की ज़मीन पर बैठे रहने की वजह से हम लोगों के दिमाग बंद हो गए थे और हम लोग यही सोच के बैठे थे कि बस बैठे बिठाए घर मिल रहा है, वरना कौन किराया देगा। बिजली भी हमारे मुफ्त थी। ऐसा लगता था कि सरकार इन छोटे से गांव को भूल गई है और इस गांव ने अपनी ही बहुत सी अजीब गरीबी रस्में बना ली थी। जब तक मैं छोटी थी, जवान हो रही थी, तब तक मुझे नहीं पता था कि इन रस्मों का असर मुझ पर भी पड़ेगा। लेकिन अब मैं जवान हो गई थी और मेरी शादी की उम्र हो गई थी और अब इन सारी रस्मों का असर मुझ पर भी पड़ने लगा था क्योंकि यह सारी रस्में ज़्यादातर महिलाओं के लिए ही बनाई गई थी। मर्दों को इस गांव में बहुत ही आज़ादी थी, लेकिन औरतों को शायद इस तरह की ज़िंदगी दी जाती थी कि उन्हें अपनी सांस भी भारी लगने लगती थी। मैं बचपन से लेकर जवानी तक अपनी माँ को हमेशा उदास ही देखा। वह हमेशा रोती ही रहती थी। मेरे पापा के 3 भाई थे। मेरी बहन इन सब के काम करती थी। मेरी माँ इन सब के यहाँ काम करती थी। इनके कपड़े धोती थी, इनके कपड़े इस्त्री भी करती थी, उन्हें खाना बनाकर भी देती थी। कभी कभी वह मेरी माँ से झगड़ा भी करने लगते थे और मुझे समझ नहीं आता था कि यह मेरी माँ से बाबा की तरह क्यों झगड़ा करते हैं। मैं उनसे पूछती थी पर वह मुझे बताती नहीं। खैर, मेरे लिए रिश्ता देख लिया गया। मुझे बड़ा शौक था कि मेरे माँ पापा आपस में क्या बात कर रहे हैं, मेरे रिश्ते की बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो मैं छुप के उनकी बातें सुन रही थी। मेरे पिता ने कहा कि अच्छे लोग हैं, लड़का भी बहुत अच्छा है, काफ़ी सारे भाई हैं। जैसे ही मेरे पापा ने कहा कि ज़्यादा भाई हैं तो मेरी माँ हैरान रह गई। उसने कहा कि ज़्यादा भाई मैं कभी भी इस घर में अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगी जहाँ इतने भाई हों। आप यह क्या कह रहे हैं?
आपको क्या हो गया है? लगता है मेरी माँ परेशान हो गई है कि इतने मर्दों के घर में बहुत सारे काम होते हैं। उनके कपड़े धोना, इस्त्री करना, क्योंकि इस घर के लोग खुद से हल्के पानी भी नहीं पीते हैं। इस गांव की औरतों ने मर्द को इतना बिगाड़ा हुआ है कि वह सारे काम उनसे ही करवाते हैं। ऐसे में 7 मर्दों वाले घर में जाना कोई इतनी अच्छी बात तो नहीं थी। मेरे पापा ने कहा कि पागल, वह इस पूरे गांव के सबसे ज़्यादा अमीर लोग हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, शहर में भी ज़मीन है उनकी। हम तो एक ही थाली के मेंढक बन के इधर उधर बैठे रहते हैं। उन्होंने तो शहर में भी घर बना लिया है। कल को तुम्हारी बेटी शहर चली जाएगी। मेरी माँ ने कहा कि शहर चली जाएगी, और जो भाई हैं उनका क्या? नहीं नहीं, मैं इस घर में अपनी बेटी की शादी तो हरगिज़ नहीं करूँगी। मेरी माँ शायद भूल गई थी कि मेरी माँ को इतना बोलने की इजाज़त तक भी नहीं थी, और उनकी इतनी बात किसी ने नहीं सुनी थी। मेरे पापा ने उन्हें शायद गुस्से से देखा। उसके बाद मेरी माँ की आवाज़ ही नहीं आई, और सुबह मेरी माँ ने मुझे लड़की की तस्वीर दिखा दी और कहा कि यह है लड़का जिसके साथ तेरी शादी कर रहे हैं, लेकिन उसके भाई हैं। मेरी माँ ने अपना सर पकड़ लिया। मैंने कहा कि कोई बात नहीं माँ, भाई है तो क्या हुआ, देखो तो सही कितना हैंडसम लड़का है। मेरी माँ ने कहा कि खबरदार, अपनी आवाज़ यही बंद कर ले। तेरे पापा ने सुन ली ना तो तेरी जबान निकाल देंगे। तुझे हैंडसम क्यों पड़ी है? तू यह नहीं सोच रही है मैंने माँ से इस घर कहा में इतने कि सारे माँ, मर्द हैं। आप मर्द तो आपके घर में भी हैं, तो मैं क्या करूं? मैं आपकी तरह थोड़ी हूँ कि अपने दीवारों के देवरों के नाज नखरे उठाया करूँगी। अपना अपना काम करेंगे। मेरी माँ अपना सिर पकड़ के ऐसे बैठी थी जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी। बस मैं लड़की की तस्वीर देख के ही खुश हो रही थी, क्योंकि लड़का बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। तस्वीर देख के ही मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे मोहब्बत हो गई हो। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मेरी माँ रोने लगी। मैंने कहा कि क्या हो गया आपको, अब रो क्यों रही हो? अरे मैं तो ऐसे ही कह रही थी, अच्छा नहीं करते यहाँ पर शादी। वह कहने लगी, तेरे कहने से कुछ नहीं होता है, तेरी शादी इधर ही होने वाली है, पर तेरा क्या होगा? मैं बहुत बड़ी परेशान हूँ, मुझे माफ़ कर देना मेरी बेटी, मुझे माफ़ कर देना। मैंने कहा आप कैसी बात कर रही हैं? मुझे बताइए हुआ क्या? क्या कोई बात है जो आप मुझसे छिपा रही हैं? आपके आंसू साफ कह रही हैं वहाँ से चली गई। इसके बाद जब तक मेरी शादी नहीं हुई मेरी माँ परेशान ही रही, बार बार रोती थी। मैंने अपने पापा से कहा, माँ क्यों इतनी ज़्यादा परेशान है? तो कहते हैं तू रुखसत हो रही है इसलिए वह परेशान है। हाँ, यह बात तो थी कि वह मुझे प्यार बहुत करती थी, और बेटी घर से जा रही थी तो माँ तो परेशान होगी ही ना। खैर मेरी शादी हो गई, और मेरे पति का नाम समीर था। वह बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंसान लगता था। शादी पर भी इन लोगों ने अजीब गरीब किस्म की रस्में करवाई। उन्होंने कहा कि घूंघट नहीं उठेगा, हम नहीं चाहते हमारी बहू को कोई और देखे, यह सिर्फ अपने पति के लिए तैयार हुई है, वही इसे देखेगा। मेरे घर वाले ने भी कहा, अच्छी बात है, हमें इनमें कोई परेशानी नहीं है, हमें किसी को दिखा के क्या करना है। शादी की रात मैं अपने कमरे में बैठी थी। एक बात पर बड़ी हैरान हो गई थी मैं। वैसे तो शादीशुदा लोगों के कमरे में एक ही बेड होता है, पर एक चारपाई या डबल बेड, लेकिन यहाँ तो पूरे कमरे में
जितने भी पलंग आ सकते थे उतने रखे हुए थे और ठोस ठोस के रखे गए थे। मैं हैरान थी, यह क्या तरीका है? क्या वह मेरा कमरा नहीं था? मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद यह मेरा कमरा नहीं था। इस कमरे ने जल्दी से कमरा सेट ही नहीं किया था और मुझे बाद में मेरा कमरा दिया जाएगा, वरना इस कमरे में इतने सारे बेड का क्या काम है। अभी मैं वहीं बैठी थी कि मेरी सास भी मेरे पास ही आकर बैठ गई। जब मेरा एक देवर वहाँ पर आया तो कहने लगा, वह मेरे कपड़े अंदर पड़े हैं, मैं उठा लूं। मैं हैरान रह गई, मेरे कमरे में उनके कपड़े क्या कर रहे थे। खैर मेरी सास ने उनसे कहा, हाँ उठा लो। वह अपने कपड़े लेकर और मुझे अजीब सी नज़रों से देखता हुआ वहाँ से चला गया। इन सब भाइयों ने एक जैसी शेरवानी पहनी थी। मेरी सास ने कहा, खुश है ना सारे? इसलिए खैर तेरी सास मेरी सास मेरे पास क्यों बैठी थी यह तो मुझे बाद में पता चला। वह किस लिए मेरे पास बैठी थी यह जानकर तो मैं हैरान रह गई थी। कहने लगी, कितनी प्यारी बहू है मेरी, कितनी खूबसूरत है, इसकी इतनी मासूम है। अच्छा देख, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आई हूँ। हमारे यहाँ एक रस्म है कि शादी की रात सास भी बहू को कुछ देती है। मैं खुश हुई कि चलो ऐसे भी कोई रस्म है जिसमें सास भी बहू को कुछ देती है। मैंने कहा, जी जो भी आपकी मर्जी। उन्होंने मेरे हाथ में एक चीज़ रख दी। जब मैंने उस चीज़ को महसूस किया तो मैं हैरान रह गई। कहने लगी, अब यह तेरी है और यूँ समझ कि इस पूरे खानदान की इज्जत और उनकी बराबर खबर लेने तो मैं इसको वापस। यह एक ऐसा तोहफा था जिसको वह अभी देकर कह रही थी कि सुबह वापस ले लेंगी। मेरा माथा वगैरह चूमा, मुझे प्यार किया, मेरी तरफ तारीफ की और मेरे पास दूध का पूरा जग रख दी और वहाँ से चली गई। मैंने कहा, माँ जी यह दूध इतना सारा क्यों रखा है आपने? यह तो खराब हो जाएंगे। कहने लगी, तुम पीना, तुम्हारा पति भी पिएगा। मैं हैरान थी कि पूरी जग भर के कौन पिएगा। यह तो वह पुराने ज़माने का जग था जो बड़ा सा था, स्टील का बना हुआ, शायद तांबे का भी बना हुआ था। इसके अंदर तो कम से कम 10 से 15 लीटर दूध था। हम लोग ने कितना एक दूध पी लेना था। मैंने तो वैसे ही कुछ खाने पीने का दिल ही नहीं कर रहा था। मैंने उनको कहा कि यह ले जाएं, खराब हो जाएंगे। वह हंसने लगी। उन्होंने कहा, नहीं खराब नहीं होंगी, अरे एक कतरा भी नहीं बचेगा। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। कि उस दूध के अंदर उन्होंने ऐसी कोई चीज़ डाली थी कि उसे पागलों की तरह पी जाए। मैंने साफर हटाया और जब उस चीज़ को अंदर से देखा तो अपना सर पकड़ लिया। 4 सेकंड में मेरा दिमाग जैसे अंदर ही हो गया। लेकिन उसके बाद मुझे समझ आई कि यह क्या है और वह क्या करवाना चाहती है। मुझे अचानक से अजीब सा लगा, गुस्सा भी आया। यह क्या हरकत है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर मैंने सोचा, हमारे गांव में तो यह सब कुछ नहीं होता। हमारे गांव की यही रस्म थी जो सब औरतों के साथ होती थी, अब मेरे साथ भी होने वाली थी। क्योंकि इस शावर के अंदर और कुछ नहीं बल्कि एक सफ़ेद रंग का चादर थी। पूरी चादर नहीं थी, लेकिन यूँ समझ ले कि दुपट्टा से थोड़ी बड़ी थी। मैंने उसे एक साइड पर रख दिया और अपना सर पकड़ के बैठ गई। सोचने लगी कि यह शादी, यह ब्याह बस
सुनने में ही अच्छा लगता है, असल में तो मीठी छुरी होती है। मैं उसी के बारे में सोचने लगी थी। मेरा दिमाग थोड़ा रिलैक्स रहे, क्योंकि एक वही चीज़ थी इन सारे रिश्ते में, इन सारे मामले में, जो मुझे यह महसूस करने पर मजबूर कर रहा था कि मेरे साथ इतना भी बुरा नहीं हुआ है। बाकी जितनी भी लड़कियों की शादी हुई थी, उनके पतियों की शक्ल देखने के लायक नहीं थी। कोई बहुत ज़्यादा मोटा था तो कोई बहुत ही ज़्यादा काला, क्योंकि मेरा हस्बैंड तो बहुत ही हैंडसम था और बहुत खूबसूरत भी। वह कमरे में आया और मेरे सामने आकर बैठ गया। मेरे सामने आकर वो बैठ गया। उसके आने से पहले मैंने घूंघट गिरा लिया था। जब मैं घूंघट उठाया तो मैंने उसे गौर से देखा। उनकी करीब से किसी मर्द की पहली दफ़ा देखा था। वाकई बहुत खूबसूरत था। उसने अपने कोट की जेब में से एक सोने की अंगूठी निकाली और मेरी उंगली में पहना दी। मैं हैरान हो गई थी। उसने मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया। आजकल तो सोना बहुत ही महंगा था। मैं बहुत ही खुश हो गई। फिर वह मुझे कहने लगा, मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा, लेकिन तुमने मेरी बात माननी होगी। मैंने उनसे कहा, आपकी बात नहीं मानूंगी तो फिर किसकी बात मानूंगी। इस बात पर वो बहुत खुश हो गए और फिर मुझसे कुछ और प्यार भरी बातें करने लगे। कुछ देर हम लोग एक दूसरे के साथ बैठे। उसने एक गिलास दूध पी लिया और मुझे कहा, तुम पी लो। मैंने कहा, नहीं, मुझे पीने का मन नहीं है। थोड़ी देर के बाद वह कमरे से बाहर चला गया। इस कमरे के अंदर बाथरूम नहीं था, इसलिए शायद बाथरूम गया होगा। लेकिन जब वापस आया तो मेरे सामने आकर दोबारा बैठ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे सर झुकाए हुए थे, आंखें नीचे की हुई थी, और उसने मेरी दूसरी उंगली के अंदर भी एक सोने की रिंग पहना दी। मैंने पहले अंगूठी को देखा जो दूसरी से अलग थी और थोड़ी बड़ी भी थी। मैं हैरान हुई कि 2 सोने की अंगूठी। और जब मैंने सामने देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन खिसक गई थी। मेरा पति नहीं था। मेरे कमरे में एक और आदमी खड़ा था, जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। वो मेरा पति नहीं था, वो मेरा एक देवर था। मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस बात पर मुस्कुराने लगा और फिर उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। 2 दिन गुजरे थे और मेरी उंगली में 7 सोने की अंगूठियाँ थी, जो मुझे मुंह दिखाई में मिली थी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जिंदा ही नहीं हूँ, बस एक जगह पर बैठी थी। मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी, एक हफ्ता तो तेरे पास है आराम करने के लिए। इसके बाद सारे घर के काम तुझे ही तो करना है। अच्छा, तू हिम्मत नहीं करेगी तो यह सब कुछ कैसे होता? और तूने जो मुझे वह तोहफा वापस किया, उसने तो मुझे खुश कर दिया है। हमेशा संभाल के रखूंगी। मैं तो वाकई बहुत अच्छी लड़की है। मुझे उनकी आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे वह किसी कुएं में खड़ी होकर बोल रही हों। मेरे कान बंद थे, मेरा दिमाग बंद था, मेरी जुबान बंद थी। ऐसा लग रहा था मेरी आंखें भी बंद हैं, क्योंकि मुझे दिखाई भी कुछ नहीं दे रहा था। बस एक जिंदा लाश बनी बैठी थी। मुझे क्या पता था कि मेरे साथ यह सब कुछ होने वाला है। तभी मेरी माँ अपना सर पकड़ पकड़ के रोती थी।
अब मुझे मेरी अपनी माँ की सारी जिंदगी समझ आ गई। जब वह कह रही थी कि इन घर में देवर ज़्यादा हैं, तो वह इसलिए नहीं कह रही थी मुझे उन सब के काम करने पड़ेंगे। वह किस लिए कह रही थी यह मुझे समझ में आ गया था। उस वक्त अगर मैं किसी से मिलना चाहती थी तो वह अपनी माँ से, लेकिन यहाँ पर यह रस्म थी कि जब शादी हो जाए तो उसके बाद ऐसी कोई रस्म नहीं थी जिसमें लड़की के माँ बाप घर आ सके या फिर लड़की वापस अपने घर जा सके। 1 हफ्ते के बाद लड़की के माँ बाप लड़की और उसके पति की दावत करते थे और अभी उसमें 4 दिन थे और मुझे नहीं पता था कि मैं यह 4 दिन कैसे गुजारूंगी। जब मैंने रोना शुरू कर दिया तो मेरी सास ने बातें सुनाने शुरू कर दी। ये देखो जरा 2 दिन की दुल्हन बैठ के दहाड़े मार मार कर रो रही है। इस तरह तो इस घर पर कोई मुसीबत आ जाएगी। यह तो हमारे घर की इज्जत ही चली जाएगी। अरे कोई इसको समझाओ कि ऐसा नहीं करना है, इसको रोको, कोई तो रोको। थोड़ी देर के बाद मेरा एक देवर मेरी तरफ आया। बड़े ही हक से उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, रोशनी चलो कमरे में चलो। मैंने उसका हाथ पीछा कर दिया। मैंने कहा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे हाथ भी मत लगाना। मेरी सास ने कहा, हाँ यह देखो अपने पति से कैसे बात कर रही है, यह तो बड़ी बदतमीज है। अरे तुझे नहीं पता था कि यह गांव की रस्म है? क्या तू यहाँ भी नहीं पैदा हुई? तू इंग्लैंड में पैदा हुई थी? मेरी माँ। तेरी माँ ने यही सिखाया है क्या? तेरी माँ ने इस गांव के रीति रिवाज के बारे में तुझे कुछ नहीं बताया है क्या, जो तू ऐसी हरकतें कर रही है? उसने मुझे कुछ भी ना बताया। मुझे पहले ही बता देती और कुछ नहीं तो मैं जहर खा लेती। मुझे यह ज़िंदगी तो न जीनी पड़ती, मैं सचमुच जहर खा लेती, लेकिन यह ज़िंदगी तो बहुत बुरी थी। मैं इसके 2 दिन गुजार के ही बेहाल हो गई थी। पूरी ज़िंदगी कैसी जी सकती थी मैं? नहीं, मैं यह नहीं कर सकती थी। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। मेरा यह वाला देवर वहाँ से चला गया तो वह शख्स आगे बढ़ा जिसके साथ मेरी शादी हुई थी, जिसे मैं अपना पति समझती थी, बाकी सबको नहीं, और वह था समीर ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, चलो अंदर चलते हैं। मैंने उसको भी नाराज़गी दिखाई। उसने कहा, रोशनी मेरी बात सुनो, कमरे में चलते हैं। वह मुझे कमरे में ले आया। उसने मुझे बैठाया, मुझे पानी पिलाई, मेरे आंसू साफ किए। कहने लगा, क्यों रो रही हो? मैंने कहा, क्यों रो रही हूँ मैं? आपको नहीं पता है मैं क्यों रो रही हूँ? आपको यह सब कुछ नॉर्मल लगता है? आपका दिमाग तो ठीक है, आपको क्या हो गया है? उसने कहा, देखो पहली बात तो यह है कि मुझसे इस तरह से बात मत करो। मैं तुम्हारा पति हूँ, इज्जत से बात करो, आराम से बात करो। मैं तुम्हें यह बात करने के लिए ही लाया हूँ। और दूसरी बात, तुम क्यों ओवर रिएक्ट कर रही हो? मैंने फिर से रोना शुरू कर दिया। मेरी आंखों में इतने बड़े बड़े आंसू निकल रहे थे। मैंने कहा, आपके सहारे में आई हूँ, आप मेरे पति हैं, मैं सिर्फ आपके लिए आई हूँ, बाकी सबके लिए नहीं आई। यह सब यहाँ पर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता कि यह होता है। मेरी माँ ने मुझे नहीं बताया। अभी मेरी उम्र ही क्या है, मेरी शादी कर दी क्योंकि नहीं बताया। तो आप तो बता सकते थे, अब तो किसी मुझे यह सब कुछ बता सकते थे। मैं आपसे शादी ना करती, मैं खुदकुशी कर लेती और
कहने लगा, तुम्हें पता है जहाँ पर एक इंसान खुदकुशी करता है वहाँ पर मुसीबत आ जाती है। तुम्हें इस गांव की किसी भी रस्मों के बारे में नहीं पता। यह सब तुम्हारी माँ की गलती है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखो, यह सब कुछ नॉर्मल है। तुम्हारी माँ ने भी ऐसी ज़िंदगी गुजारी है, मेरी माँ ने भी, और अब तुम्हें भी ऐसी ही ज़िंदगी गुजारनी है। हाँ, यह बात है कि हम लोग यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन देखो कोई नहीं मरता। तुम्हें भी कुछ नहीं होगा और तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम इतनी खूबसूरत हो, हम सब मिलकर ख्याल रखेंगे तुम्हारा, इतना लाड देंगे, इतना प्यार देंगे। जो तुम कहोगी हम करेंगे। यह देखो अपने हाथों को, इसने मेरे हाथों को पकड़ा और कहा, देखो सोने के 7 अंगूठी, 7 अंगूठी। रोशनी, तुम्हें तो 1 अंगूठी भी नहीं मिलनी थी और यहाँ तुम्हारे हाथों में 7। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अरे ज़िंदगी में किसी के साथ कितना भी बुरा हो जाए, फिर भी कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर होती है जिस पर वह खुश हो जाता है। मैं अपना दिमाग में सोच रही थी कि मेरा पति तो बड़ा ही बेशर्म है, इसको किसी बात से कोई फिक्र नहीं है, लेकिन मैं यह ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी। उसने कहा, देखो रोना धोना बंद करो, तुम अभी अभी दुल्हन बनी हो, तुम्हारे यहाँ पर शुरू के दिन ऐसे हैं। तुम रोगी धोगी तो हम सब पर कोई मुसीबत आ जाएंगे। मैंने कहा, आज आए आप सब पर मुसीबत, मुझ पर मुसीबत आ जाए तो आप सब पर क्यों ना मुसीबत आए। मैं तो कहती हूँ कि ऐसी मुसीबत आए सारे मर जाएं और एक दिन मैं ही भी मर जाऊं। अभी मैं बोल ही रही थी कि मेरे पति ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। अचानक से वह अपनी औकात पर आ गया। उसने कहा, एक तो मैं तेरे से प्यार से बात कर रहा हूँ, ऊपर से तू फजूल बात कर रही है। हम सबको मारना चाहती है, हमारी मौत की दुआ कर रही है ना हम मरेंगे और ना तुझे मरने देंगे। पता नहीं कैसी बात कर रही है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ की है ही। मैं भी क्या करती, मैंने भी एक प्लानिंग बनाया जिसमें रिस्क तो बहुत था मेरे लिए। ये सब कुछ था तो बड़ा मुश्किल, लेकिन फिर भी मैं प्लानिंग बनाने में कामयाब हो गई थी, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ और मेरा हद से ज़्यादा दीवाना था, उसे मैंने कहा कि मुझे बाहर जाना है, मुझे शहर देखना है, बस एक दिन के लिए सुबह जाएंगे और शाम को आ जाएंगे। कहने लगा, हाँ ठीक है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस शादी को 2 से 3 महीने हो गए थे। तब कहीं जाकर मैं इस प्लानिंग बनाने में कामयाब हो गई थी और अब इसे ट्राई भी करने वाली थी। हम लोग शहर भी पहुंच गए थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरा तबीयत खराब हो गया। वह वहीं पर मुझे कहीं अस्पताल ले गया और डॉक्टर ने कहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। तो मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि यह मेरे ऊपर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत थी। डॉक्टर यही समझी कि यही मेरा पति है जिसके साथ यह आई है मैं, और मुझे बताया कि फ़िलहाल सब कुछ ठीक है। उसने कहा, यह तो बहुत ही बड़ी खबर है, चलो वापस चलते हैं। मैंने कहा, नहीं, मुझे शहर देखना है। तो कहने लगा, पागल, ऐसी हालत में तुम शहर में घूमोगी फिरोगी तो क्या हो जाएगा। मेरा हाथ ही नहीं छोड़ रहा था वो। पता नहीं वह ख्याल
कर रहा था या फिर उसे शक हो गया था कि मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ। वह मुझे वापस गांव ले आया। उसने किसी को नहीं बताया कि वह शहर गए थे, बस यह बताया कि उसकी तबीयत खराब थी तो डॉक्टर के पास लेकर गया था। यह माँ बनने वाली है। मेरी सास सबसे ज़्यादा खुश हुई और बाकी सब लोग भी बहुत खुश थे। यह तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा फिजूल दिमाग के लोग थे, या सब पागल थे, या जिसमें ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं। यह था। यह क्यों खुश हो रहे थे? यह इस बच्चे पर खुश हो रहे थे। कौन था इन बच्चे का बाप? क्या इसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था? मेरी सास ने तो इतनी खुशियां मनाई, अपने गले की सोने की चैन उठाकर मेरे गले में पहनाई। वो सभी मेरे लिए फूल लेकर आए, तोहफा लेकर आए, कपड़े लेकर आए। इतना सामान था कि कमरे में रख नहीं पा रही थी मैं, और मुझे गुस्सा भी आ रहा था और मैं अपने पति से नफरत भी कर रही थी कि ऐसा पति भगवान किसी को ना दे। और मैं मन ही मन बहुत ही परेशान भी हो रही थी। अब मैं क्या करती? मैंने यही सोचा था कि मैं शहर में जाकर कहीं भी गायब हो जाऊंगी, कुछ भी करूंगी, कहीं भी भाग जाऊंगी, औरत के किसी सेंटर में चली जाऊंगी, और अगर कुछ न कर पाई तो अपनी जान दे दे के किस्सा ख़त्म कर दूंगी। लेकिन अब मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ एक और जान थी, और उसका क्या कसूर था? यह उसका कसूर नहीं था कि मैं इस गांव में रहती थी। यह उसका कसूर नहीं था कि मेरी माँ ने मेरे साथ यह सब कुछ किया, और यह उसका कसूर नहीं था कि उसके बाप के अंदर बिल्कुल भी गैरत नहीं थी। पर कौन से वाले बाप के अंदर मैं अपनी ज़िंदगी से सबसे मुसीबत और सबसे अजीब स्थिति में फंस चुकी थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को एक लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में अपलोड हो जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।